अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीएसएस 2025 प्रेसिडेंट का पोजीशन पेपर करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन था प्रेसी का। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हमने प्रिसाइज़ किया हुआ है। तो ये है कि होमी के भाभा एक्सप्लोर्स द philosophical roots of nationalism and argues that it is originated from myths with religious and territorial affiliations. He contrasts this with the humanism, a centuries-old concept promoting universal compassion and empathy, championed by thinkers like Socrates, Plato, and Al-Ghazali. इसको हमने प्रिसाइज किया हुआ है, आप पीछे से देख भी सकते हैं। तो एक बार आपके आसानी के लिए रीड करता हूँ। Baba's critiques nationalism for its rigidity and inclusivity, while appreciating humanism for fostering inclusivity and moral consciousness. Al-Ghazali, through the alchemy of happiness and the revival of religious science, इन दोनों बुक्स को एक जगह पे कंबाइन कर लिया और उसके थॉट्स को भी एक ही लाइन में कंबाइन कर लिया हमने। Presents a more balanced approach by promoting identities while warning against the perils of insular nationalism. Insular की जगह पे ये वर्ड वहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, तो आप नैरो नेशनलिज्म भी कह सकते हैं, parochial nationalism भी कह सकते हैं। He prioritized empathy and universal brotherhood over blind territorial loyalty. However, nationalism remains a double-edged sword. While it promotes pluralism and unity, it also breeds imperialism through the idea of organic borders, a theory put forward by Frederick Russell. This ideology has contributed to violent occupation such as in Palestine and Bosnia. Imperialism often operates under the facade of democracy, which Allama Iqbal strongly criticized for masking the imperialist ambitions. As a result, smaller states struggle to maintain their sovereignty while being financially exploited by more powerful nations. यहाँ पे जो भी important thinkers थे, philosophers थे, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मेंशन किया है। और फिर जो मेन बात ये मैं मेंशन की थी कि जो छोटे स्टेट्स होते हैं उनको इस चीज़ में फंसाया होता है कि आपने अपनी स्टेट सॉवरेनिटी को बचाना है, जबकि जो बड़े फाइनेंशियल बड़े स्टेट्स होते हैं वो उनको फिर एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। बोथ बाबा एंड अल गजाली calls for a reimagined nationalism. उसने कहा नेशनलिज्म को भी रैशनलाइज ही किया जाए, one that uphold universal human rights and moral values while preserving the cultural and territorial identity. उसने कहा एक बैलेंस रखा जाए इन दोनों के बीच में। This vision offers a human balance between patriotism and universalism. तो इस साल का जो प्रेसी था वो तकरीबन मोर देन 650 वर्ड्स का था। उसको प्रिसाइज करते हुए इसको 212 वर्ड्स पे लाया गया। तो ये इसके प्रिसाइज वर्जन है, आप किसी भी टाइम इससे रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, और वो सेंटेंस करेक्शन का था। तो पहला जो सेंटेंस था वो था हैविंग बीन perpetuated for centuries, the systemic inequalities and discriminatory policies of the government which has been institutionalized are a form of structural violence that affect marginalized communities. गलतियों को रेड में हाईलाइट किया हुआ है। इसका जो करेक्टेड वर्जन है वो है हैविंग बीन परपिचुएटेड फॉर सेंचुरीज। अब यहाँ पे हमने इसको ब्रेक करना है कॉमा से, द सिस्टेमिक इनइक्वालिटीज एंड डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट विच हैव बीन, यहाँ पे हैज का इस्तेमाल किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, एक सिस्टेमिक इनइक्वालिटीज की बात कर रहे हैं, दूसरा हम डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए जो हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है यहाँ पे हैज, उसको हम हैव बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह हमने यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल क्यों किया, ताकि ये जो हम कहते हैं विच हैज बीन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, गवर्नमेंट को इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया गया बल्कि सिस्टेमिक इनइक्वालिटीज और डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज को इंस्टीट्यूशनलाइज किया हुआ है। इसलिए यहाँ पे कॉमा जरूरी है ताकि इस बात को वो वाजे कर सके कि ये जो लाइन है ये गवर्नमेंट को नहीं एक्सप्लेन कर रहा है बल्कि इन दो चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है। और फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस, अब यहाँ पे वायलेंस चूंकि सिंगुलर है तो यहाँ पे फिर वर्ब भी सिंगुलर वाला ही लेगा, इफेक्ट्स देगा, इफेक्ट नहीं लेगा। तो ये तो फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस हमें कहता है कि वी क्लीन ऑल द किचन व्हाइल आवर पेरेंट्स वर आउट टू डिनर। इसका करेक्टेड वर्जन है वी क्लीन्ड द होल किचन व्हाइल आवर पेरेंट्स वर आउट टू डिनर। वजह इसकी ये है कि ऑल जो है ना वो प्लूरल अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल होता है। यहाँ पे किचन जो है ना वो सिंगुलर हो, काउंटेबल ना हो ना, इसीलिए इसके साथ हम द होल किचन इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है सेंटेंस नंबर 3, और ये है इफ आई एम स्ट्रेस्ड आउट अबाउट समथिंग आई टेंड टू हैव प्रॉब्लम टू फॉल asleep। अब यहाँ पे कौन सी गलती है, वो ये है कि इफ आई एम स्ट्रेस्ड आउट अबाउट समथिंग आई टेंड टू हैव प्रॉब्लम फॉलिंग asleep। वजह क्या है, वजह ये है कि हैव हमेशा, हैव के बाद जब भी हमारे पास फन आए, डिफिकल्टी आए, प्रॉब्लम आए, ट्रबल आए, तो हम उसके साथ टू फिर इस्तेमाल नहीं करेंगे, हैव के बाद फिर हम टू इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर हमेशा हम टू को रिप्लेस करेंगे और आईएनजी फॉर्म लगाएंगे इसके साथ, ठीक है। तो जब भी हैव के बाद हैव फॉलो कर, हैव फन, डिफिकल्टी या ट्रबल के लिए साथ आ जाए तो फिर हैव के बाद टू नहीं लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है इफ आई विल बी इन लाहौर आई विल कंटेक्ट यू। फर्स्ट कंडीशनल है,
तो इसका करेक्टेड वर्जन है इफ आई एम इन लाहौर आई विल कंटेक्ट यू। क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशनल होता है उसमें इफ क्लास में हमेशा प्रेजेंट टेंस ही लगता है। जो इफ क्लास है इसमें हमेशा प्रेजेंट टेंस लगेगा, फ्यूचर नहीं लगेगा। फिर जो हमारे पास जो मेन क्लास है उसमें फ्यूचर टेंस लगेगा, जो मेन क्लास हमारे पास है उसमें फ्यूचर टेंस लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है the cultural globalization is a phenomenon that has been driven by technological advancement and economic integration is a threat to local cultures। अब यहाँ पे एक पहली बात तो ये है कि इसका करेक्ट वर्जन ये है कि कल्चरल ग्लोबलाइजेशन दा को हम देखिए और हमारे पास कोई भी एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो तो उसके साथ हम दा नहीं लगाएंगे, नंबर वन बात। नंबर टू बात ये है कि हम यहाँ पे इट इज लगाया हुआ है, यहाँ पे इट इज को हम उठाए खत्म करेंगे और सिर्फ अ लगाएंगे। वजह क्या है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फ्रेज। पॉजिटिव फ्रेज ये होता है कि आपने सब्जेक्ट को दोबारा फिर इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। सब्जेक्ट एक बार इंट्रोड्यूस ऑलरेडी हो चुका है, इसको दोबारा इंट्रोड्यूस करवाना स्ट्रेनियस काम है, मतलब गैर जरूरी चीज है, तो इसीलिए हमने इसको हटा दिया था। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है The impact of cyber technology on modern society is being studied by researchers who has found that it has both positive and negative effects। अब इसका करेक्टेड वर्जन है The impact of cyber technology on modern society is being studied by researchers who have found that it has been both positive and negative effects। यहाँ पे क्या वजह है कि यहाँ पे रिसर्चर्स इस्तेमाल हुआ है, तो हमने इसके साथ जो अगली वर्ब लगाना है वो भी हैव ही लगाना है, प्लूरल लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है The experimental novel, which blends elements of poetry and prose, is a challenge to the traditional notion of storytelling and narrative structure, but it will have been widely accepted by the time it is recognized as a masterpiece। अब यहाँ पे इसमें गलती है कि हमने विल हैव भी नहीं लगाना बल्कि इसको सिर्फ हमने विल बी लगाना है। वजह क्या है, विल हैव बीन तब हम लगाते हैं जब हम फ्यूचर में दो डिफरेंट टाइम्स की बात कर रहे होते हैं, एक के बाद अगला। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो आपने हमें सिंपल फ्यूचर का टेंस ही इस्तेमाल करना है। जो नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंसेस का वो ये है कि the honor killing that have been perpetuated by the societies are exacting a deadly toll on the vulnerable individuals who are exacerbating the excruciating norms more। अब यहाँ पे गलतियां रेड में हाईलाइट की हुई हैं। इसका करेक्टेड वर्जन है द ऑनर किलिंग दैट हैव बीन, हैविंग बीन नहीं है, दैट हैव बीन परपिचुएट की जगह परपिचुएटेड, सॉरी यहाँ पे भी परपिचुएटेड लिखा हुआ है, परपिचुएटेड करना है इसको। by societies are exacting a deadly toll on the vulnerable individuals who are exacerbating। अब इंडिविजुअल exacerbate नहीं हो रहे बल्कि हम इसकी बात कर रहे हैं, ऑनर किलिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया था, ठीक है। और मोर की जगह पे हमें फर्दर लगाना है इसकी, ठीक है। और द सोसाइटीज या द इंडिविजुअल की जगह पे हमने क्योंकि द स्पेसिफाई करता है, हम जनरल बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने द को भी यहाँ से हटा देना है। तो ये था सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। हम करते हैं पहले फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशन हम करते हैं। तो ये हमारे पास है द मैसिव लैंडस्लाइड टम्बल्ड इनटू द वैली बिलो। टम्बल्ड इनटू हम तब लगाते हैं, टम्बल्ड डाउन लगाते हैं जब मतलब कोई चीज गिर जाए, नीचे नीचे आ जाए, लेकिन टम्बल्ड इनटू हम लगाते हैं जब एक चीज से अगली चीज में इंटर हो रही हो कोई चीज, तो ऊपर से वैली के अंदर इंटर हो रही है वो चीज, तो इसलिए हम इसके अंदर टम्बल्ड इनटू ही लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग अरेंज मैरिजेस रेज्ड विद इन द पाकिस्तानी कम्युनिटी। तो पूरे पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड हुआ हुआ है, तो इसके अंदर हम विद इन का ही लगाएंगे, रेज्ड विद इन द पाकिस्तानी कम्युनिटी। नेक्स्ट हमारे पास है एज शी रीड द पोएम द सटल symbolism and metaphors whispered beneath the surface of the words। फिर नेक्स्ट हमारे पास है द कंसेप्ट ऑफ तौहीद लाइज एट द वेरी फैब्रिक ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। यहाँ पे बहुत ही सटल किस्म की चेंजिंग है। अगर हम ऐड को देखें तो ऐड हम तब लगाते हैं जब कोई चीज बिल्कुल किसी चीज का फाउंडेशन हो, उसके बगैर वो एग्जिस्ट ना करती हो। मतलब हम अगर लगाएं तौहीद जो है ना, वो इस्लाम तो तौहीद के बगैर एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब जो बंदा तौहीद पे बिलीव नहीं करता वो मुस्लिम ही नहीं हो सकता, उस सोसाइटी को इस्लामिक सोसाइटी डिक्लेयर नहीं की जा सकती। इसीलिए हम जो तौहीद की बात करेंगे तो हम यहाँ पे ऐट लगाएंगे। लेकिन अगर कोई नमाज की बात करेंगे, रोजे की बात करेंगे, तो आप यहाँ पे इन लगा सकते हैं, क्योंकि उसके बगैर अगर बंदा कोई ना भी परफॉर्म करता हो तो फिर भी हम उसको मतलब गैर मुस्लिम डिक्लेयर नहीं कर सकते, उसकी कमजोरी कह सकते हैं। लेकिन जो बंदा तौहीद पे बिलीव ना करता हो तो उसके मुसलमान होने में शक है। तो इसीलिए कोई भी चीज जब किसी सिस्टम का बिल्कुल बेसिक मतलब फाउंडेशन हो, बिल्कुल बुनियाद हो, उसके बगैर वो चीज कंप्लीट ना हो, तो फिर हम वहां पे जो लगाएंगे प्रीपोजिशन वो एट लगाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास है एज सोशल मीडिया स्क्रॉल्ड एंडलेसली थ्रू हर लाइफ। तो स्क्रॉल के लिए हम थ्रू लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हर ऑनलाइन पर्सोना लीन्ड टुवर्ड परफेक्शंस। फिर आगे सेंटेंस कंप्लीट कर लें। एट हमारे पास है द थीम ऑफ लॉस एंड लॉन्गिंग वोव थ्रू गालिब्स वर्सेस। सिक्स सेंटेंस हमारे पास है पावर कंसोलिडेटेड अमंग द रूलिंग एलीट्स। सेंटेंस कंप्लीट करें। तो यहाँ पे हम कंसोलिडेटेड जब हम बहुत सारे लोगों की बात करेंगे तो उसका तब अमंग लगाएंगे, लेकिन जब हम एक बंदे की बात करते हैं तो हम कंसोलिडेटेड इन। तो ये आपने इसका ख्याल रखना है।
फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पेयर ऑफ वर्ड्स का, क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले पेयर ऑफ वर्ड हमारे पास है एक ब्लर्ट और ब्लर्ट। तो ब्लर्ट है टू सडनली स्पीक आउट समथिंग, किसी का राज अचानक मतलब बोलते बोलते आप जब निकालते हैं तो उसको हम ब्लर्ट बोलते हैं। लेकिन इस ब्लर्ट का मतलब है कि बेवकूफी के साथ बोलना, बगैर किसी सेंस के बोलना, कुछ भी बोल देना। वैसे तकरीबन मीनिंग में सेम मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें वो है, डिफरेंस है। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड हमारे पास था क्रिपस्कुलर और क्रिपिटेशन। क्रिपस्कुलर बोलते हैं रिलेटेड टू ट्विलाइट, मतलब सुबह का या शाम के टाइम की जो वो जो एक मध्यम सा मौसम होता है उसकी बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रिपस्कुलर। और क्रिपिटेशन बोलते हैं कि मतलब ड्राई लीव्स के ऊपर जब आप चलते हैं उससे जो आवाज आती है, या कभी आपकी जिस्म से जो कड़क की आवाज आती है उसको बोलते हैं क्रिपिटेशन। फिर नेक्स्ट हमारे पास है पेयर ऑफ वर्ड में सीर और सीर। तो सीर हमारे पास है प्रॉफिट वन हु क्लेम्स टू फोरसी द फ्यूचर, ठीक है। तो वो बंदा जो आपके फ्यूचर का मतलब वो कहता है कि मैं पेशेंट वही करता हूँ, ये आपके साथ होने वाला है। और सीर हमारे पास है ड्राई विदर्ड कॉस्ड बाय द हीट, और मतलब कुछ चीज ड्राई हो जाना उसको हम सीर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है एक्सोरिसाइड या एक्सोरियस। एक्सोरिसाइड साइड में से जब एंड में आ जाए तो उसको बोलते हैं कत्ल करना, ठीक है। तो एक्सोरी बोलते हैं वाइफ के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो बंदा जिसने अपनी वाइफ को कत्ल किया तो एक्सोरिसाइड बोलते हैं उस एक्ट को। और एक्सोरियस बोलते हैं मतलब किसी चीज के साथ मतलब बहुत ज्यादा फॉन्डनेस होना, बड़े अटैच होना। तो एक्सेसिवली सबमिसिव या ओबीडिएंट टू वंस वाइफ, ठीक है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट पेयर था। फिर हमारे पास फिफ्थ नंबर पे आता है वैलम और वैलम। वेलम होता है एक डिफेंसिव वॉल होता था पहले जमाने में, इस्तेमाल होता था, मट्टी का बना होता था, तो उसको हम वेलम बोलते थे अक्सर किलों के आगे पीछे। और वेलम वो होता है कि जो बछड़े के जिस चमड़े के ऊपर एक पहले होली स्क्रिप्ट लिखा जाता था उसको हम वेलम बोलते थे, ठीक है। तो ये हमारे पास दो पेयर ऑफ वर्ड है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है सो एंड सो। सो तो हमें पता है कि किसी चीज को कास्ट करना, या हमें फिर बोलते हैं एन अडल्ट फीमेल पिग को भी हम सो बोलते हैं। यहाँ पे सो बोलते हैं सॉफ्ट प्लेजेंट मर्मरिंग जो साउंड होती है, चाहे वो हवा चलने से पत्तों की हो चाहे वो पानी की हो, तो उसको हम सो बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है डिफिनेस्ट्रेशन और डिनोमिनेट। डिफिनेस्ट्रेशन हम बोलते हैं कि किसी चीज को बाहर फेंक देना, ठीक है, लिटिल मीनिंग में ये उसको बोलते हैं। डिनोमिनेट में हम बोलते हैं कि फाइनल एंडिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज की एंडिंग होना, अच्छी एंडिंग होना, बुरी एंडिंग होना, एंडिंग होना, ठीक है। लास्ट हमारे पास है एपैथी और एम्पैथी। एपैथी का मतलब है कि किसी के लिए मतलब हमदर्दी का ना होना और बिल्कुल लैक ऑफ कंपैशन किसी के लिए होना। और एम्पैथी होता है कि किसी के लिए मतलब बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होना, उसकी फीलिंग के साथ बहुत ज्यादा जुड़े रहना। तो ये हमारे पास थे पेयर ऑफ वर्ड्स। अब इन पेयर ऑफ वर्ड्स को हम किसी पैसेज में इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे लिए इसकी अंडरस्टैंडिंग इजी हो सके। तो आई वाज ऑन माय क्रिपेस्कुलर वॉक, मतलब मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक। तो ये क्रिपेस्कुलर मॉर्निंग इवनिंग को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। enjoying the show of rustling, so मतलब प्लेजेंट मर्मरिंग साउंड ऑफ लीव्स, या फिर वाटर के फ्लोइंग वाटर का, ठीक है। तो enjoying the show of rustling leaves and flowing waters and the crepitation of dry foliage, वो जो आप सूखे पत्तों पे चल रहे होते हैं वहां से जो आवाज आती है उसको क्रिपिटेशन बोलते हैं। तो ड्राई फॉलेज बीनीथ माई फीट सडनली आई सा पीस ऑफ वैलम, मतलब वो चमड़े का जो टुकड़ा था जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, बिसाइड एन ओल्ड कोलैप्स्ड वैलम, वो जो एक गिरी हुई दीवार के पास मुझे ये मिला, ठीक है। आई पिक्ड इट अप एंड डिस्कवर्ड इट वाज अ कन्फेशनरी नोट फ्रॉम अ मैन हु हैड कमिटेड युक्सोरिसाइड, मतलब जिसने अपनी बीवी को कत्ल किया था, ऐसे बंदे ने वो उसके ऊपर लिखा हुआ था। येट क्लेम टू बी टू येट क्लेम ही हैड बीन एक्सोरियस ऑल हिज लाइफ, लेकिन इसने इसमें ये क्लेम किया हुआ था कि वो अपनी बीवी से थ्रू आउट अपनी जिंदगी में बड़ी मोहब्बत करता था और बड़ा उसके ताबेदार था वो। द रीजन ही गेव फॉर दिस इग्नोमिनस डिनोनमेंट, अब इस नतीजे पर पहुंचने की इसने वजह क्या बताई कि पहले वो बहुत प्यार करता था फिर इसने उसका कत्ल कर दिया, इसकी वजह क्या बताई, वाज हिज डिटेरियोरेटिंग मेंटल हेल्थ, ये मेन वजह थी इसकी। ही रोट दैट इट वाज द ओनली वे टू डिफेनेस्ट्रेट हिज दिस अनबेरेबल एंगर, उसका मतलब वो जो मेंटल हेल्थ की वजह से उसके जो एंगर का वो इशू था। तो डिफेनेस्ट्रेट यहाँ पे हमने फिगरेटिव इस्तेमाल किया, मतलब को अपने एंगर को खत्म करना, बाहर फेंकना, दूर करना, ठीक है। हिज टोन वाज ब्लर्ट, मतलब हमदर्दी से मतलब फुलिशली उसने बात की थी, ठीक है। एंड द लैंग्वेज वाज यूज्ड वर रीक्ड अप एपैथी, मतलब उससे जो गैर हमदर्दी की मतलब स्मेल आ रही थी, ये फिगरेटिव इस्तेमाल हुआ हुआ है, ठीक है। एनीवे आई टोल्ड द लेटर एंड थ्री बिट अवे डेयरिंग नॉट टू ब्लर्ट, कि गलती से भी मैं अपनी वाइफ को कुछ बता सकूं जब मैं वापस अपने घर आऊं। तो ये इससे आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी इन पैराफोर्ड्स को याद करने में। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ट्रांसलेशन का। तो उसमें है कि 12वीं सदी के मुसलमान माहिर हयात और फलसफी अल गजाली की फिक्र सबसे ज्यादा गलत फहमी का शिकार है। अब इसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, द आइडिया ऑफ द 12th सेंचुरी मुस्लिम थियोलॉजियन एंड फिलोसोफर अल गजाली आर अमंग द मोस्ट मिसअंडरस्टूड। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या, एक मुफक्किर के तौर पर उन्होंने दलील दी है कि कुरान जितनी तशरीहात के लिए खुला है समंदर में पानी के कतरे हैं। अब उसने क्या कहा हुआ है कि अल-गज़ाली अच्छा, as a thinker he contend that Quran is open to as many interpretations as there are drops in oceans। अच्छा, फिर क्या बकौल उनके, क्या तुम नहीं जानते कि कुरान एक समंदर की मानिंद है। In his word, don't you know that Quran is just like an ocean।
और आप अपने मानी के लामतनाही समंदर में सफर करने का हक रखते हैं। And he believes every individual has the right to navigate this ocean according to their understanding and knowledge. और इस समंदर की गहराइयों में गोताजन होकर आप याकूत और मोती हासिल करके दौलतमंद बन सकते हैं। By diving deep, one may attain pearls and rubies of wisdom and become truly enriched. फिर मजीद क्या बताते हैं कि वो मजीद कहते हैं कि तुम जायद पर मुतमईन होकर साहिल पर क्यों पड़े रहते हो। He further questions why do you remain on the shore content with the superficial. ये कि मुसलमानों के लिए रद्द करना, आगे बढ़ना और इख्तलाफ करना जायज़ है। अल-गज़ाली uphold that it is the right of Muslim to reject, question and advance ideas. अल-गज़ाली जिद्दत और रिवायात का बेहतरीन इम्तजाज है। He embodies a rare harmony between tradition and modernity. तो ये था हमारा आज का पेपर। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर में मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।